सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो लास्ट तक बने रहना। तो सबसे फर्स्ट में आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन टाइम के साथ अमेंडमेंट होते रहे और आज लगभग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। इसका इतना लंबा होने के कई रीजन है। इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है, इसलिए हर चीज डिटेल में लिखनी पड़ती है। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हैवी इन्फ्लुएंस। थर्ड है सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल एक्सपर्ट का डोमिनेंस था, जिन्होंने चीजों को डिटेल में ड्राफ्ट किया। अब आते हैं सेकेंड सेलिएंट फीचर पर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज बोरो किए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा सोर्स रहा, स्पेशली स्ट्रक्चरल पार्ट के लिए। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से इंस्पायर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया। बाकी प्रोविजन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान से लिए गए हैं। नेक्स्ट फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बिल्कुल रिजिड है और ना ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल, इसमें दोनों का बैलेंस है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता है। कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, और कुछ प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल लॉ। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी रहता है और टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। फोर्थ है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इंडिया में फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स डिवाइड की गई हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो फेडरल फीचर्स है, ठीक है। लेकिन साथ ही यूनिटरी फीचर्स भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करता है और ऑल इंडिया सर्विस है और इमरजेंसी प्रोविजन है। इसलिए इंडिया को फेडरल होते हुए भी यूनिटरी बायस वाला कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, जिसका मतलब है स्टेट्स अलग होने का राइट नहीं रखते। फिफ्थ आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल का पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन ब्रिटेन से डिफरेंस ये है कि इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, ठीक है। सिक्स फीचर्स है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। इंडियन सिस्टम में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर भी दिया गया है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू यूएसए से थोड़ा नैरो है, क्योंकि इंडिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है। इस बैलेंस से डेमोक्रेसी भी चलती है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी रहता है। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, फिर हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सिस्टम सेंटर और स्टेट्स दोनों के लॉज इन्फोर्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सैलरी, लेजिस्लेचर में जजेस का कंडक्ट पर डिस्कशन का बैन, कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंसेस और कंटेम्प्ट पावर के थ्रू इंश्योर किए गए हैं। अब नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 में सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, रिलीजन की फ्रीडम, कल्चरल और एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स हो सकते हैं। ये स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और इमरजेंसी में लिमिट हो सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21।
अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है। अब नेक्स्ट फीचर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। इनका एम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट्स इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टेट पर मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं। ये सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल में डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच बैलेंस की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। आज आर्टिकल 51A में 11 ड्यूटीज है। ये सिटीजन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं। ये भी नॉन जस्टिसेबल है। अब जो आर्टिकल 51A में 11 ड्यूटीज है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या है। नेक्स्ट फीचर है सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। वर्ड सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में ऐड हुआ। स्टेट किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल नहीं मानता और सबको इक्वल ट्रीट करता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट दिया गया है। इंडियन सेक्युलरिज्म इक्वल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन पर नहीं। नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हर सिटीजन जो 18 साल का हो गया है वोट कर सकता है बिना कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लिटरेसी या वेल्थ के डिस्क्रिमिनेशन के। पहले वोटिंग एज 21 थी, जो 61st अमेंडमेंट से 18 हुई है। इससे डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनती है। नेक्स्ट फीचर सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया फेडरल होते हुए भी सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। हर सिटीजन को पूरा इंडिया में सेम राइट मिलते हैं। इससे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रमोट होती है और रीजनलिज्म कम होता है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर। कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी बॉडीज बनाई हैं। इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी गई है ताकि ये इम्पार्शियल काम कर सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंडर है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इमरजेंसी में सेंटर के पावर बढ़ जाते हैं और फेडरल सिस्टम यूनिटरी बन जाता है। ये प्रोविजन नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट्स थे। 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 से 3rd टियर ऐड हुआ, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आए। इससे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई। लास्ट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th अमेंडमेंट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कोऑपरेटिव बनाना फंडामेंटल राइट्स बना। डीपीएसपी में ऐड हुआ और एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसका एम डेमोक्रेटिक और ऑटोनोमस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बनाना है, ठीक है। ऐसे हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।